हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे जो हमारी पहली कविता है बीए सेकंड ईयर की थर्ड सेम की। तो हम करेंगे उसके जो कवि परिचय है वो पहले करेंगे, उसके बाद कविताएं शुरू करेंगे। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था तो मैं बना रही हूँ, आप भी देखना। और मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं इसीलिए मैं जो वीडियो है वो या तो कंटिन्यू नहीं डाल पाऊँगी या फिर डाल पाऊँगी तो फिर मैं पूरी तरह लिख नहीं पाऊँगी। मैं इस तरह आपको बुक में से करा दूँगी, ठीक है। तो करते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का साहित्यिक परिचय। तो पहले जीवन परिचय पढ़ते हैं। जो ये आधुनिक जो साहित्य उसके द्विवेदी युग के में खड़ी बोली की कविताओं को लिखते थे और इनका बहुत बड़ा स्थान था। उस हरिऔध है वो इनका उपनाम है, ओध है वो इनके नाम का अयोध्या से पड़ा है। मतलब कि ओध का मतलब है अयोध्या और हरि का मतलब है सिंह। तो ये उल्टे क्रम में लिखते थे तो इसीलिए हरिऔध बन गया। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के ज़िला है वो आजमगढ़। आप तहसील या गांव को ज़्यादा मत रखना, अगर आप याद भी करना चाहो तो उत्तर प्रदेश और उससे ज़्यादा आजमगढ़, क्योंकि फिर ज़्यादा डिटेल्स याद करने में कई लोगों को दिक्कत होती है। और कब हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था सन 1865 में। आगे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, अगर आप पढ़ना चाहिए तो पढ़ लेना। इसके बाद है इनकी ये संस्कृत, बंगला, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं को जानते थे। इनका निधन है वो 1947 में हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं, इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। जो साहित्यिक परिचय उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जीवन जन्म कब हुआ, उनकी रचनाएं क्या थी, साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली और उनकी मृत्यु। तो बीच का जो मटेरियल जो मैंने आपको नहीं करवाया था जीवन परिचय में वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जो कविता, उपन्यास, निबंध में लिखा वो आलोचना ज़्यादा में लिखा। तो उनके काव्य में जो सबसे प्रसिद्ध जो उनका काव्य था वो था प्रिय प्रवास। तो ये बिल्कुल याद रखना आपको, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये तो पक्का याद रखना। पद परसून, चुभते चोभते, चोखे चोभते, बोलचाल, रसकलस, बेदी वनवास, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। वैसे इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं पर ये 2-3 इम्पोर्टेंट जो मैं लगा रही। इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा था, उसका नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। इन्होंने पद निबंध लिखा था उद्बोधन। इन्होंने निबंध लिखे थे, निबंध के क्या क्या नाम थे? एक तो संदर्भ, सर्व, रस, साहित्य और समीक्षा। उपन्यास था ठेठ हिंदी का ठाठ, अध खिला फूल, आलोचना, रस कलश। तो आप अगर याद भी करना चाहिए तो इनको जो मैं टिक कर रही हूँ इनको ज़्यादा याद रख लें और को थोड़ा कम याद रखें पर याद जरूर करना है। अब इसके बाद हम साहित्यिक विशेषता पढ़ेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। तो आधुनिक खड़ी बोली हिंदी को गद्य और पद दोनों विधाओं में इनका जो योगदान था वो अभूतपूर्व था, मतलब कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने गद्य और पद दोनों में लिखा था। लेकिन ये कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हुए। काव्य कृतियों में जो मैंने बताया था इन्होंने काव्य कृतियाँ कौन कौन सी लिखी थी, तो प्रिय प्रवास था। प्रिय प्रवास है वो सबसे प्रमुख स्थान है, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी इनकी। और ये खड़ी बोली है उसका प्रथम महाकाव्य था। इसमें 17 सर्ग है, सर्ग मतलब पार्ट तथा पहले इन्होंने इसका नाम प्रजंगना विलाप रखा था, क्योंकि इसमें नंदग्राम के जो वासी हैं उनके बारे में बताया गया कि वो कृष्ण के विरह में ब्रजवासियों की जो विहलता है, जो उनके मन में जो भाव आ रहे हैं उनके बारे में चित्रण किया है। और इस काव्य में जो विरह का है वो मामरिक चित्रण किया गया है। और इसमें जो हिंदी साहित्य का अप्रतिम काव्य है ये। और इसमें प्रेयसी का नहीं, मतलब कि प्रेमिका का नहीं, बल्कि माता के वात्सल्य के विरह का मतलब होता है पीड़ा, दुख का वर्णन किया गया है। आगे हम इनके दूसरे महाकाव्य बेदी वनवास में भी इन्होंने रस का मार्मिक व्यंजना की है। वैसे तो प्रेम पुष्हार इनकी पहली खड़ी बोली की कविता है, जो मतलब कि जो इनकी पहली जो खड़ी बोली की कविता थी वो प्रेम पुष्हार थी। आगे सन याद करने की आवश्यकता नहीं आपको। हरिऔध के काव्य में विविध विषयों को स्थान दिया गया, मतलब कि इन्होंने कई विषयों को सम्मिलित किया, सिर्फ एक विषय के ऊपर नहीं लिखा। इन्होंने भक्ति, नीति और प्रकृति इनका मुख्य विषय है।
भक्ति के रूप में इनकी दृष्टि है वो दार्शनिक विचारों में बिल्कुल सरल है। और इन्होंने जो अंधविश्वास है और जो मतलब कि मनोवैज्ञानिक तरीके से सोचा है, इन्होंने अंधविश्वासों का खंडन किया है, बहिष्कार किया है। उन्होंने अपनी एक कविता तिनका में मनुष्य के घमंड न करने की भी बात कही है, उस जिसका एक पैरा मैं आपको अभी बता देती हूँ। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं समझताने दिए, ऐठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। ठीक है, तो अब आगे हम बताते हैं जो हरिओद के काव्य की एक अन्य विशेषता प्राकृतिक चित्रण, मतलब कि उन्होंने प्रकृति का एक बहुत अच्छा चित्रण किया है। उन्होंने प्रकृति संबंधी कविताओं को लिखा है और उसमें हमें मतलब कि उन कविताओं को पढ़ते समय हमें प्रकृति का पूरा दृश्य याद आ जाता है, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है। जैसे पवनदूती कविता हम पढ़ेंगे आगे, जो अपने सिलेबस में है, उसमें भी अगर आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल ऐसे आ जाएगा कि पवन कि राधा कह रही है कि तुम पवन ऐसे जाना, कोई प्यासा हो तो उसकी प्यास बुझाना, इस तरह से। तो आप बिल्कुल ऐसे इमेजिनेशन में खो जाओगे। तो प्रकृति संबंधी स्वतंत्र कविताओं के अतिरिक्त इन्होंने अपने प्रबंधन काव्य में भी प्राकृतिक चित्रण की चेष्टा पर ध्यान दिया है। प्राकृतिक चित्रण के वर्ण की सूक्ष्मता के स्थान पर विवरणशील शैली है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इनके जो हरिओद जी का योगदान है, उनको भी समाज में कवि सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई है। और साथ ही में जो नागरिक प्रचारणी सभा आरा ने इन पर अभिनंदन ग्रंथ भी प्रकाशित किया है। इनके पहले महाकाव्य प्रिय प्रवास पर अपने समय का सर्वाधिक मंगला प्रसाद परिशोधित भी प्राप्त है। तो इतनी डिफ़िकल्ट लाइन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम भाषा शैली पढ़ते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ये भी याद रखनी है। अब जैसे मैंने पूरा ऐसे बनाया, पॉइंट के हिसाब से भी बना सकते हो कि इन्होंने अविश्वासों का मतलब कि जो अंधविश्वास है उनका खंडन किया है, प्रकृति का चित्रण किया है, नारी के बारे में सद्भावना है, जो हम कविता में आगे पढ़ेंगे हमको पता भी चलेगा। साथ में विरह का बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ये प्रकृति प्रेमी हैं। और इन्होंने आलोचना के में भी बहुत अच्छा स्थान किया है। तो इसी तरह आप बहुत सारे ऐसे पॉइंट बना सकते हो कि करुण रस को अच्छी तरह समझाया है। तो अब भाषा शैली पर आ जाते हैं। तो हरिओद जी ने ब्रज भाषा और खड़ी बोली में जो अपने काव्य की रचना की है। रस कलश है जो इनकी प्रसिद्ध रचना है, वो ब्रज भाषा में है। काव्य क्षेत्र में वे खड़ी बोली के संस्थापक कवि माने जाते हैं। इनकी जो भाषा है वो सरल है, सुगम है और सहज है और साथ में भाव अनुकूल है और प्रसाद गुण में है। और कहीं कहीं इन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है और कहीं कहीं इन्होंने तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी जो भाषा है, भाषा में सजीवता लाने के विशेषण है, मतलब कि इनकी जो भाषा है उनको पढ़ने के बाद हमें जो निर्जीव वस्तुएं वो भी सजीव दिखने लगती है। जैसे इसने जो वायु लिख रखी है वो हम इमेजिनेशन करने लग जाते हैं। उस तरह इन्होंने जो अपनी काव्य है उनमें मुहावरे लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है, अलंकारों का भी बहुत अच्छा प्रयोग किया है। और ये इनके जानकार थे, तो अपवाद ढूंढना कि अलंकारों का इन्होंने कहाँ गलत प्रयोग किया बहुत मुश्किल मिलता है। साथ में इन्होंने छंद शास्त्र बहुत अच्छा लिखा, मतलब कि काव्य में बहुत अच्छा प्रयोग किया है। और वार्णिक और मात्रिक छंद के दोनों प्रकारों का अच्छा प्रयोग किया है। वार्णिक छंदों की दृष्टि से प्रिय प्रवास इनकी सफलतम कीर्ति है और अतुकांत पद्धति का भी उपयुक्त निर्वाह किया है। इस तरह आपको मैंने जो इसका कवि परिचय है वो समझा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको पवनदूती की व्याख्या मिल जाएगी। इतने आप वेट कीजिए। थैंक यू।